सेकेंड पार्ट इस यूनिट का जो हमारा है वो है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट कौन सी करंट होती है? वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, वो करंट जिसकी डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। ठीक, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, वैसी करंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। whose वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा और जिसकी डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है या हो जाएगी, वैसी करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। दूसरी हमारी डायरेक्ट करंट आती है, क्या आती है? डीसी। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो ये डीसी कौन सी करंट होती है? अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो ये डीसी कौन सी करंट होती है? वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है और एक ही डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करती है उस करंट को हम क्या कहते हैं? सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। और ये फ्लो किस में होगी? सेम डायरेक्शन में। वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, वैसी करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट कौन सी करंट होती है? वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अगर इस चीज को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, अल्टरनेटिंग और ये सॉरी डीसी डायरेक्ट करंट को मैं अगर ग्राफिकली दिखाऊं, किस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज होती है? अब ये कौन सी वाली करंट है? ये वाली कौन सी करंट है? अगर मैं बात करता हूं एसी, कौन सी है? एसी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? पीरियोडिकली चेंज हो रही है। ठीक है, हाफ टाइम और फुल टाइम। हाफ टाइम में क्या किया इसने? अपर वाला हाफ साइकिल जो है पूरा किया और अगले हाफ टाइम में नीचे वाला हाफ साइकिल पूरा कर दिया, यानी पूरे टाइम में एक साइकिल, एक वेव को इसने पूरा कर दिया। ठीक है, अगर उसी अगर इसकी जगह मैं बात करता हूं किसकी, यहां से करंट है, इसको यहां से टाइम होता है। अगर मैं डीसी करंट की बात करता हूं, डीसी का ग्राफ कैसा बनेगा? डीसी का ग्राफ कैसा होगा? या अगर इसको ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर लूं, ठीक है, तो डीसी का ग्राफ कैसा होगा? जिस डायरेक्शन में ये चल रही है या उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा या उसी मैग्नीट्यूड से चलती रहेगी। अब जो यहां पे मैंने बनाया ये आई नॉट, आई नॉट यहां पे एम्पलीट्यूड है। हमने वेव्स के अंदर पीछे आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा, ये जो मैक्सिमम हाइट एक वेव ने अटेन की, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। अब यहां पे इस एम्पलीट्यूड को हम क्या लेते हैं? यानी मैक्सिमम करंट यहां पे वो क्या होगा? आई नॉट। हाफ टाइम और फुल टाइम अगर मैथमेटिकली मैं बात करूंगा, इस एसी करंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैथमेटिक एक्सप्रेशन इस अल्टरनेटिंग करंट की क्या होती? आई कितनी होती है? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यही इक्वेशन है अल्टरनेटिंग करंट की, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहां पे मैं बात करूंगा मैक्सिमम वैल्यू करंट की जो होगी उसको हम क्या कहते हैं? या एम्पलीट्यूड हम उसी को कहते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट और वेव, उसी को हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से। ठीक, यहां से आपने कुछ चीजें पढ़ी होगी, मे बी शायद वेव्स के अंदर आपने कुछ चीजें पढ़ी होगी। पढ़ेंगे
वेव्स के अंदर आपने ये चीजें बेसिक पॉइंट से आपने डिस्कस किए होंगे ऑलरेडी। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वेव, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इसको लिया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है अगर हम बात करेंगे, बेसिक चीजें ये हमें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, म्यू से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगहों पे एफ लिखा होगा या म्यू लिखा होगा। अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, क्या यही है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, क्या इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एम्पलीट्यूड आ गया, मैक्सिमम हाइट, फ्रीक्वेंसी आया। तीसरा वह वेव लेंथ, क्या है, वेव लेंथ, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम वेव लेंथ की बात करेंगे, इस तरीके से हमने कोई वेव बनाई थी, ठीक है, दो क्रस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, या जो दो ट्रफ हम उस वाली वेव के पोर्शन को कहते हैं जो नीचे वाली साइड बनता है, और क्रस्ट उसको जो ऊपर वाली साइड बनता है। अब दो लगातार क्रस्ट्स, ठीक है, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स, तो ये आएगा, दो लगातार क्रस्ट्स और ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। या आपने दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और दो कंसेक्यूटिव डिप्रेशंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब इसके बाद एक और चीज हमारी आती है, वो है टाइम पीरियड। क्या है, टाइम पीरियड, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जो एक वेव एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लेती है, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाने में एक वेव को जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में एक वेव को कितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। मैथमेटिकली अगर हम इनकी कुछ एक्सप्रेशन देखेंगे जो में यूज होती है कभी कभार, अगर मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, म्यू लिया मैंने, अगर मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, वेव कितनी होती है, एक क्रस्ट एक ट्रफ, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कितना होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हुए अपॉन टाइम, ठीक है, एक तरीका इसका ये है। दूसरा क्या मैं इसको लिख सकता हूं, नंबर ऑफ साइकिल्स की जगह क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये म्यू बराबर होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम के, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम के। एक फॉर्मूला इसका ये बनेगा, ठीक, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसका, ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ये इसके फॉर्मूला आ गए, है ना, वेलोसिटी अपॉन, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी क्या उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, तो यही तो है। और ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर क्लास 9th के अंदर भी ये वाले हम पढ़ते हैं, ये म्यू जो है ये 1/t के बराबर होता है। ये हो गए इसके फॉर्मूला। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ओमेगा की, इसकी, ये तो गए इसके फॉर्मूला। अभी हमने लिखा I = I0 साइन ओमेगा टी, क्या इसी के बराबर लिया था। अब यहां पे ओमेगा ओमेगा किसके बराबर, थीटा अपॉन टाइम के बराबर। तो क्या यहां से मुझे ये बोलो थीटा कितना है, यहां पे एक वेव के अंदर, यहां पे एसी के अंदर थीटा कितना होगा, टोटल एंगल, ऊपर वाला लाइन के ऊपर कितना 180, लाइन के नीचे 180, टोटल एंगल कितना 360। क्या मैं इसको 2 पाई लिख सकता हूं, क्या पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 इंटू 2 = 360 अपॉन टी। क्या इसका ये फॉर्मूला भी बनेगा, ओमेगा बराबर है 2 पाई अपॉन टी के। ये एक फॉर्मूला इसका निकल रहा है हमारा, है ना। एक और फॉर्मूला हम यहां से इसका निकाल सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ओमेगा = 1/t इंटू 2 पाई, क्या मैं लिख सकता हूं 1/t, यहां से हमने निकाला किसके बराबर है, म्यू के बराबर, है ना, फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो क्या यहां से एक और फॉर्मूला इसका ओमेगा का निकलेगा, म्यू 2 पाई,
तो ये एक और फॉर्मूला इसका निकला, सही है। ओमेगा क्या बराबर आएगा म्यू टू पाई के, क्यों, 1/d किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी इंटू एंगल 2 पाई 360 डिग्री। तो यहां से भी हमारा ओमेगा निकल रहा है, ये एक और फॉर्मूला इसका निकलता है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हमारा मीन और एवरेज वैल्यू हमारी अल्टरनेटिंग करंट की कितनी होती है। अब इसमें दो चीजें हमने निकालनी होती है, मीन और एवरेज वैल्यू में दो चीजें हमने निकालनी होती है, कितनी, दो चीजें हमने निकालनी होती है। पहली चीज जो इसमें आती है वो है फुल साइकिल के लिए और दूसरी हाफ साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की फुल साइकिल के लिए कितनी होती है, एक वो हमने ढूंढना होता है, और दूसरा हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है। इसमें असल में प्रूफ हमने ये करना होता है कि फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की हमेशा 0 के बराबर होती है, ठीक है, वो हमने प्रूफ करना होता है। पहले इसको लिखो, रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट टू द टाइम, रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू द टाइम, ठीक है, यानी टाइम और टोटल चार्ज का रेशियो कि एक साइकिल कितने में कंप्लीट होता है, टू कंप्लीट 1 साइकिल, ठीक है। अब पहला पॉइंट जो हमारा यहां से आएगा वो क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने प्रूफ करना है, क्या करना है, आई एवरेज, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0। सबसे पहली चीज जो हमने प्रूफ करनी है वो ये, ठीक है। अभी हमने कहा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसिडर करता हूं, मैंने लिखा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चीज हमें मालूम है, वो क्या है, क्या करंट बराबर होती है डी क्यू अपॉन डी एस, डी टी से भी हम इसको लिखते हैं, डी टी लिखो, टाइम से आप इसको ले लो, डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होता है, क्या सही है। अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन लेता हूं और फर्स्ट को सेकंड को सॉरी फर्स्ट में पुट करता हूं, तो क्या बनेगा, पुट 2 in 1, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, आई की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी क्यू अपॉन डी टी, क्या बराबर आएगा ये आई नॉट साइन ओमेगा टी के, सही है। अगर मैं इसको शिफ्ट करूं तो ये क्या बनेगा, मल्टीपल, क्या डी क्यू बराबर आएगा मेरा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, क्या मेरी इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। ये तो थोड़ा सा चार्ज है, क्या है, थोड़ा सा चार्ज। अगर मैं इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर करता हूं, अब अगर मुझे फुल चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट, दोनों साइड से मैं इसको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड, और लिमिट्स कहां से हम लेंगे, 0 से लेके टी तक, क्योंकि हम फुल साइकिल का ले रहे हैं यहां पे, तो लिमिट्स को हम कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेके टी तक लेंगे। क्या मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, क्या है हमारा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, क्या यही बनेगा, खत्म। मेरा क्यों आई नॉट तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा मेरे पास, इंटीग्रेशन किसकी होगी, साइन ओमेगा टी
डी टी की, है ना, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू टी साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, इक्वेशन यही बनेगी। अगर मैं बात करूंगा साइन की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती, साइन की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती, क्लास 11th के अंदर आपने ये चीजें पढ़ी होगी कि मेरा क्यों बराबर आएगा आई नॉट, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस के बराबर होती है, ठीक है, माइनस कॉस, सही है। अब आगे क्या बच रहा है मेरा, ओमेगा टी डी टी, ठीक है, तो इसकी भी अगर मैं करता हूं ओमेगा टी अपॉन ओमेगा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू टी, ये सही किया मैंने, क्या मैंने सही किया, ठीक है। 11th के अंदर ये चीज आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं मैं यहां पे ये करा देता हूं, कोई इशू। क्या है इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी की, क्या इसको पहले अगर मैं देखूंगा साइन की इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी, कॉस, साथ में क्या है ओमेगा टी, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें जो है ओमेगा टी डी टी जो है, जब मुझे इसको करना होगा तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, क्या करते हैं, ऊपर इंटीग्रेट किया लेकिन फिर नीचे क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट, तो ये किसके बराबर आएगा, डी ओमेगा टी, क्या सही है, अपॉन क्या आएगा साथ में इसकी डी टी, ठीक है। तो ये किसके बराबर बनता है, क्यों, जब हम यहां पे इंटीग्रेशन किसी चीज की करते हैं तो जो एंगल होता है उसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन करके क्या यही माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन डी, सॉरी अपॉन ओमेगा बन रहा है, यही बन रहा है, तो यही तो मैंने यहां पे लिखा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो यही तो यहां से बनेगा क्योंकि एंगल की हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं यहां से देखूंगा मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, क्यू इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, क्या यही बनेगा, अगर मैं माइनस को बाहर निकालता हूं माइनस आई नॉट ओमेगा, और साथ में बचा क्या, साथ में बचा क्या, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी लिमिट्स फ्रॉम 0 टू टी, क्या यही बनेगा, भाई माइनस कॉस से इस माइनस को बाहर निकाला, ओ मैंने अंदर और लिख दिया, सॉरी मैंने अंदर लिख दिया, तो क्यों किसके बराबर आया, माइनस, ये माइनस अंदर से बाहर निकाला, आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये नीचे था इसको बाहर लाया, अंदर क्या बचा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसकी लिमिट्स कहां से कहां तक है, अगर मैं इस इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन लेता हूं, ठीक है सपोज, अब मुझे बताओ यहां पे जो मैंने इसको फोर्थ इक्वेशन ली, लिमिट 0 से टी तक है, लेकिन यहां पे जो ये ओमेगा है, मुझे बताओ ओमेगा का अभी हमने फॉर्मूला निकाला 2 पाई अपॉन, क्या यही है, अगर मैं इसके अंदर पुट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन इक्वेशन 4, बट इसको हम खाली एंगल के साथ अभी वैल्यू इसकी पुट करेंगे क्योंकि वैसे थोड़ा खिंच जाएगा, ऐसे आसान हो जाएगा, क्यों आएगा बराबर हमारा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, क्या यही है, सही है। अब अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन टी, और साथ में क्या है टी, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू, अब अगर मैं यहां पे इसकी लिमिट्स पुट कर देता हूं, क्या करता हूं, लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मेरा क्यों बराबर आएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, सही है। अब अंदर क्या बचेगा, कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन टी, ये तो अपना ही है, साथ में इस टी की जगह क्या आएगा, अपर लिमिट टी आएगा, माइनस कॉस ऑफ 2 पाई अपॉन टी, और लोअर लिमिट क्या है 0 है, क्या यही बनेगा, है ना। अब यहां से अगर हम देखेंगे टी और टी कैंसल, तो क्या ये क्यों मेरा आया बराबर माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा के इंटू कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0, क्या यही बन रहा है, टी और टी कैंसल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, ठीक है, टी की जगह अपर लिमिट पहले कैपिटल टी फिर 0, तो टी और टी कट, cos 2 पाई माइनस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो क्या ये cos 0 के बराबर बन रहा है, तो क्यों की वैल्यू माइनस आई नॉट ओमेगा cos 2 पाई माइनस cos 0 मेरी आ रही है। अगर यहां से मैं देखूंगा 2 पाई कितना हुआ 360, cos 360 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी 1, और cos 0 की वैल्यू माइनस 1, नहीं सॉरी cos 0 की 1 और इसकी 1, cos 360 की भी 1 होती है और
जीरो की भी 1 होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूं तो ये क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, क्या मेरा क्यों बराबर आएगा माइनस टाइम्स आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू कॉस 2 पाई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। क्या सही है? अगर ये जीरो के बराबर आ रहा है, क्या क्यों भी जीरो के बराबर ही आएगा? क्यों आया? एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो इज जीरो। क्या क्यों जीरो आया? अब यहां से तो वैल्यू मेरी क्यों की निकली, लेकिन करंट की वैल्यू नहीं निकली। तो मुझे बताओ, हमें प्रूफ करना था आई एवरेज फुल साइकिल का जीरो होगा, तो क्या होगा, देयरफॉर आई एवरेज जो मेरा होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन टी के बराबर। तो ये क्या आएगा, जीरो अपॉन टी। क्या सही है? तो जब ये जीरो अपॉन टी के बराबर आएगा तो इसको हम सीधे क्या लिखेंगे, जीरो ही लिखेंगे, नॉट डिफाइंड या जीरो लिखेंगे। तो आई एवरेज फॉर फुल दिस एवरेज करंट ऑफ वन साइकिल कितनी होगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक। देयरफॉर आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल का कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। अब यहां पे मसला आ रहा है, क्या पूरे साइकिल का तो जीरो है, तो हम इस एवरेज करंट की वैल्यू, अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम हाफ साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया फुल साइकिल। अब हाफ साइकिल में फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे लिमिट हमने जीरो से टी तक पुट की, वहां पे क्या करना है, टी अपॉन 2 के बराबर पुट करना। क्यों? ये अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या होगा, t अपॉन 2। अब मुझे हाफ साइकिल का लेना है, तो लिमिट मैंने अभी तक t ली थी, अब क्या लूंगा, t का आधा लिमिट ले लूंगा, ठीक है। तो वहां से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाती है, ठीक। मीन एवरेज वैल्यू ये हो गया। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी और हाफ साइकिल, एसी इसको कर देते हैं और हाफ, सही है। अब क्या करना है, एवरेज वैल्यू हमने हाफ साइकिल की निकालनी है, क्योंकि यहां से तो ये जीरो के बराबर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं देखूंगा हाफ साइकिल के लिए, आई एवरेज किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज कितना होगा, क्यू अपॉन टी था, लेकिन यहाँ क्या आएगा, टी अपॉन 2। क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ, ये 2 नीचे ऊपर जाएगा, 2 क्यू अपॉन टी के बराबर। आई एवरेज फॉर द हाफ साइकिल इज 2 क्यू अपॉन टी। ये पहला फॉर्मूला हमारा यहां से निकला। अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या आएगा, वहां हमने लिखा था रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू द टाइम टी, लेकिन यहां पे क्या आएगा, रेशियो ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन टाइम टी अपॉन 2। इसका लिखो, रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोइंग, रेशियो ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट, ठीक है। टोटल चार्ज आ गई पहली चीज, डिवाइडेड बाय टाइम कितना होगा, टी अपॉन 2 के बराबर। रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है, तो द टाइम टेकन टी बाई 2 टू कंप्लीट हाफ साइकिल, ठीक है। टोटल चार्ज कितना चला, कितने टाइम में, टी अपॉन 2 में, ताकि वो आधे साइकिल को कंप्लीट करे, तो कंप्लीट द हाफ साइकिल। अब हमने लिखा आई एवरेज क्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी अपॉन 2 आधा टाइम, ये 2 ऊपर गए, क्या बना, 2 क्यू अपॉन टी के बराबर। अगर मैं इसी को पहली इक्वेशन लेता, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, पहली इक्वेशन इसको लिखता हूं, दूसरी इक्वेशन अभी हमने अल्टरनेटिंग करंट की जो पढ़ी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या मैं इसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर करूं, ठीक है। तीसरा, पीछे भी हमने ये सॉल्व किया, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसको मैं थर्ड इक्वेशन कंसिडर करता हूं। आई किसके बराबर है, डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर है, इसको हम थर्ड इक्वेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस थर्ड को सेकंड में पुट करता हूं, एज जैसे हमने पीछे किया सेम, सिर्फ लिमिट चेंज करनी है, पुट 3 इन 2, क्या बनेगा ये, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो क्या मेरा डी क्यू बराबर आएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी के। क्या यहां पे भी सेम वही इक्वेशन जो पीछे बनी थी एज इट इज ही है। अब मैं अगर इसको यहां पे फोर्थ इक्वेशन कंसिडर करता हूं,
पीछे भी कि यही डी क्यू आया था बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी के, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, लेकिन लिमिट पुट करनी है टी बाई टू तक, ठीक है, 0 से टी बाई टू तक। इंटीग्रेट इक्वेशन 4 एंड टेक लिमिट्स। इंटीग्रेट इक्वेशन 4 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू टी अपॉन 2। फोर्थ इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेके टी अपॉन 2। क्या ये सेम है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू टी बटा 2 इसके बराबर आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। क्या सेम है एज इट इज जो पीछे किया हमने, कट गया। एक क्यों बराबर आएगा, आई नॉट निकला बाहर, अंदर 0 टी अपॉन 2। तो शॉर्ट में कर देते हैं, स्टेप खाएंगे इसका, ये ऑलरेडी हमने किया। इसकी इंटीग्रेशन जब हमने की थी अभी, वो किसके बराबर आई थी, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा के। क्या सही है, इसी के बराबर आया था, है ना। अगर ऐसे भी नहीं लिखना है तो इसको आप ब्रैकेट में पहले ही ले सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। इस तरीके से 0 टी अपॉन 2, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इस ओमेगा को, अगर मैं एज इट इज पहले की तरफ बाहर निकालता हूँ कि ये क्यों बराबर आएगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये बाहर निकला, अंदर क्या बचा, cos ऑफ ओमेगा टी लिमिट फ्रॉम 0 टू टी अपॉन 2। तो यही बनेगा। अगर मैं इसको कोई एक इक्वेशन उठा लेता हूं, 4 तो 5 ले लेते हैं इसको, ठीक है। पुट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी इन इक्वेशन 5, जैसे पीछे किया था सेम वही करेंगे। अब यहाँ पे जब हम ओमेगा की वैल्यू डालेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, क्यों हमारा माइनस टाइम्स आई नॉट अपॉन ओमेगा, ऐसे ही रहा, ठीक है। अंदर इसमें वैल्यू पहले पुट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉस 2 पाई अपॉन टी इनटू क्या है टी लिमिट फ्रॉम 0 टू टी अपॉन 2। तो यही बनेगा। अगर यही बन रहा है, ये छोटा टी है, अगर यही है तो मुझे बताओ, अब अगर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं तो ये क्या बनता है, क्या बनेगा, ये क्यों हमारा बराबर होगा माइनस टाइम्स आई नॉट अपॉन ओमेगा के, साथ में क्या है इसके cos 2 पाई अपॉन टी, ये तो एज इट इज रहेगा, cos ऑफ 2 पाई अपॉन टी। अब जो छोटा टी है इसमें लिमिट है, अपर लिमिट क्या आएगा, टी अपॉन 2, है ना, टी अपॉन 2 माइनस cos ऑफ 2 पाई अपॉन टी इंटू 0। तो इसको मैं सीधे क्या cos 0 लिख सकता हूं, या इसको मैं सीधे ही cos 0 लिख सकता हूं। क्या ये 2 और ये 2 कैंसल, ये और ये कैंसल, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, 2 पाई अपॉन टी इंटू 0 लिखना था, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 एज इट इज कर दिया इसको शॉर्ट में। ये क्यों आएगा बराबर माइनस टाइम्स आई नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर बचा क्या cos पाई माइनस cos ऑफ 0, cos 180 माइनस cos 0, क्या यही बचा। तो इसके अंदर अगर हम cos की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, cos की वैल्यू को पुट करेंगे, क्या क्यों मेरा बराबर आएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा cos 180 माइनस 1, साथ में क्या है माइनस अपना और साथ में 1, cos 0 का 1। तो ये कितना बना, क्यों आएगा बराबर माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू माइनस 2, क्या यही बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, क्यों मेरा बराबर आ रहा है 2 टाइम्स आई नॉट अपॉन ओमेगा के, क्या मैं लिख सकता हूं क्यों बराबर आ रहा है माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, 2 इंटू आई नॉट, 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। क्या मेरा यही फॉर्मूला बनेगा, अगर मेरा ये फॉर्मूला बन रहा है, अब यहां पे मैं ओमेगा के अंदर फिर से वैल्यूज पुट कर देता हूं, इसको मैं इक्वेशन लेता हूं 6, 5 लिखते ना 6, पुट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी इन इक्वेशन 6।
अगर मैं ओमेगा को फिर से 2 पाई अपॉन टी के बराबर ले रहा हूं, लेकिन कहां पे, इक्वेशन 6 के अंदर, तो ये किसके बराबर बन रहा है? तो ये किसके बराबर बनेगा? क्या मेरा क्यों जो है ये किसके बराबर आएगा? 2i0 एज इट इज डिवाइडेड बाय ओमेगा है। ओमेगा की जगह क्या लिखना है अब हमने? 2 पाई अपॉन टी। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पाई अपॉन टी। क्या ये ऊपर जाएगा? सही है। अरे 2 और 2 को काट देते हैं, ये क्या बनेगा? i0 टी अपॉन पाई। सही है। टी i0 या i0 टी अपॉन पाई। क्या ये क्यों की वैल्यू निकली मेरी, है ना? तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं मेरा क्यों बराबर है i0 टी अपॉन पाई? तो यही बन रहा है। ठीक है। अगर इसको अब मैं कोई इक्वेशन लेता हूं, इक्वेशन कहां तक आई थी? 7, बोले 6 सॉरी 7। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या ली थी? फर्स्ट इक्वेशन क्या ली थी? 2q अपॉन टी। पुट इक्वेशन 7 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? आई एवरेज इक्वल्स टू 2q अपॉन टी। ठीक है, तो यही निकली थी। हाँ, यही निकला था। q अपॉन टी बटा 2 था, 2 ऊपर गया था, ये बना था 2q अपॉन टी के बराबर। इसके अंदर अगर मैं इसको पुट करता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही है? ये बराबर आएगा आई एवरेज 2 क्यू की जगह क्या आएगा? i0 टी अपॉन ओ अपॉन क्या आएगा? पाई। एक तो ये है, और दूसरा इसके साथ क्या आता है ना? यहां पे इसको दूसरे तरीके से थोड़ा शॉर्ट इसको कर देते हैं, 2 अपॉन टी लिख देता हूं। ठीक है, अब क्यों की जगह मैं लिख देता हूं इसको i0 टी अपॉन पाई। क्या ऐसे लिख दूंगा? आसान हो जाएगा, टी और टी खत्म। ठीक है, तो ये किसके बराबर निकला? 2 अपॉन पाई इंटू i0। अब यहां से हमारा आंसर निकलने वाला है। तो आई एवरेज फॉर द हाफ साइकिल किसके बराबर होता है? 2i0 अपॉन पाई के। पहला तो आपको यहां से ये निकल गया। ठीक है, अब डायरेक्टली ऐसे अगर आप इसको देखोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। अप्रोक्सीमेटली 63% के आसपास होता है। तो क्या करेंगे हम? यस ब्रो, चिल चिल चिल, अभी बहुत। अब देखो, आई एवरेज इसको सॉल्व करो, 2 को 2 ही रखो, पाई को 3.14 उठाओ, और i0 को i0 ही रख दो। क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। 2/3 0.14। ठीक है, 3.14 2 डिवाइड बाई 3.14 0.63 के आसपास आता है। ठीक है, तो क्या ये आई एवरेज आएगा 0.637 i0। क्या आई एवरेज की वैल्यू आपकी आ गई? कितनी है? 0.637%, सॉरी 0.637 i0 के बराबर। दैट मींस i0 क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आई एवरेज मैक्सिमम वैल्यू का कितना होता है? 0.637। या अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा, क्या ये आई एवरेज जो है मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% के बराबर होता है? अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करूंगा, इंटू 100 कर देना है यार सीधे, 63.7% ऑफ i0। क्या मेरा अगला फॉर्मूला ये बनेगा? क्या आई एवरेज जो है या i0 का 63.7% के बराबर होता है? यहां से हमारी आई एवरेज की वैल्यू निकल गई। अब अगर मैं यहां से इसको एक और चीज देखूं, क्या है? आई एवरेज, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होगा, पॉजिटिव हाफ, वो कितना है? 0.637 i0। ठीक है, यही है। अब अगर मैं यहीं पे देखूंगा आई एवरेज नेगेटिव हाफ साइकिल का, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब जो नीचे वाला साइड होगा वो कितना होगा? सेम इतना ही होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? 0.637 i0 के बराबर आएगा। क्या यही है? अब ये वाला प्लस 0.637 i0, ये क्या है? माइनस 0.637 i0। तो आई एवरेज फुल साइकिल का कितना निकलेगा? आई एवरेज फुल साइकिल का वो हमेशा कितना होगा? 0 के। क्या यही हमने पहले प्रूफ किया था? ठीक है, माइनस प्लस इसको काट के देख लो, फिर भी 0 ही निकलेगा। अगले टॉपिक में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वगैरह इसकी निकालेंगे। थैंक यू।